हेलो क्लास, वेलकम बैक टू द चैनल स्पार्क योरसेल्फ। तो आज के 8वें वीडियो सेशन में हम फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन बैंक सीरीज को कंटिन्यू करते हुए दो चैप्टर के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इसमें से पहला चैप्टर है वर्बल कम्युनिकेशन राइटिंग एंड सेकंड चैप्टर इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो आइए पहले चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन राइटिंग। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। लेटर इज अ फॉर्म ऑफ डैश कम्युनिकेशन। लेटर यानी कि चिट्ठी, तो वो किस प्रकार का कम्युनिकेशन है? आइए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए नॉन वर्बल, ऑप्शन बी स्पोकन, ऑप्शन सी रिटन, ऑप्शन डी टेलीफोन। तो बेसिकली आपको भी पता है बच्चों, जो चिट्ठी होती है यानी कि लेटर होता है, लेटर जो होता है उसको हम लिखते हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर लिखते हैं तो वो रिटन कम्युनिकेशन हुआ। रिटन कम्युनिकेशन यानी कि लिखित कम्युनिकेशन। तो चिट्ठी को हमेशा हम हाथों से लिखते हैं या फिर टाइप करके प्रिंट करते हैं, और वो आता है रिटन कम्युनिकेशन के फॉर्म में। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अ फॉर्मल लेटर कैन बी यूज फॉर डैश पर्पजेज। देखिए इसमें बात हो रही है फॉर्मल लेटर की। फॉर्मल लेटर यानी कि पहले फॉर्मल समझते हैं, यानी कि औपचारिक। लेटर यानी कि चिट्ठी, औपचारिक चिट्ठी। और ये फॉर्मल लेटर हमेशा ऑफिस पर्पस के लिए ही यूज़ होता है। क्लियर है? ऑफिस में फॉर्मल लेटर्स ही यूज़ होता है। जब भी आप ऑफिस में कभी आपकी नौकरी लगेगी तो जो भी लेटर उसमें यूज़ होता है उसको ऑफिशियल लेटर कहा जाता है। सो इधर भी ऑप्शन में ऑफिशियल दे रखा है, ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। बोरिंग, कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन बी ऑफिशियल यानी कि औपचारिक। ऑप्शन सी फ्रेंडशिप, दोस्ती, कोई मतलब नहीं है। फाइटिंग, लड़ाई, कोई मतलब नहीं है। सो 12th के लिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑफिशियल। अ फॉर्मल लेटर कैन बी यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पजेज, मतलब ऑफिस के पर्पस के लिए औपचारिक लेटर हम यूज़ करते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, REG यानी कि रेग इन द लेटर मीन्स। अब देखिए रेग शुरू के ऑप्शन 3 अक्षर हैं। अब पूछा गया ऑप्शन में से कौन सा इससे मैच करता है या कौन सा इससे संबंध रखता है। तो ये ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए रिगार्डिंग, ऑप्शन बी सब्जेक्ट, ऑप्शन सी ग्रीटिंग्स, ऑप्शन डी बॉडी। देखिए REG और आपका रिगार्डिंग, इसके जो इसके 3 अक्षर हैं वो इसके शुरू के 3 अक्षर से मैच खाते हैं। तो REG का मतलब होगा रिगार्डिंग। आपका अगर क्वेश्चन आता है REG तो आप रिगार्डिंग पे करके आना सेलेक्ट, यानी कि रिगार्डिंग का मतलब होता है किस विषय पे हम बात करना चाहते हैं। और देखिए सब्जेक्ट भी विषय होता है, बट REG पूछा है तो रिगार्डिंग मतलब किस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं लेटर में। ठीक है, तो आपको REG मतलब रिगार्डिंग करके आना है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। टॉम रिसीव्ड अ लेटर बट इट डिड नॉट हैव एनी डिटेल्स ऑफ हु सेंट इट। क्लियर है? द लेटर वॉज मिसिंग डैश एड्रेस। तो आइए हिंदी में समझते हैं। टॉम को एक लेटर मिलता है जिसमें सेंडर की डिटेल नहीं होती है, जो भेजने वाला है उसकी डिटेल नहीं होती है। तो यही पूछा गया है कि भाई उसमें क्या मिसिंग है लेटर में। भाई लेटर मिल गया, आपको लेटर मिला, पर भेजा किसने आपको पता ही नहीं है, उसमें लिखा ही नहीं है। तो इसमें ये पूछा गया है कि भाई क्या नहीं है उस लेटर में, क्या मिसिंग है। तो ये ऑप्शन में से देखते हैं। रिसीवर, रिसीवर यानी कि जो खत को प्राप्त कर रहा है, लेटर को प्राप्त कर रहा है, इस केस में है टॉम रिसीवर है। ठीक है। और सेंडर यानी कि भेजने वाला। और ऑप्शन सी ग्रीटिंग्स यानी कि अभिवादन। ऑप्शन डी सब्जेक्ट यानी कि विषय। तो नॉर्मल सी बात है, उसमें भाई जिसने भेजा है उसका नाम नहीं है, यानी कि सेंडर का एड्रेस नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी सही जवाब होगा, सेंडर्स। सेंडर उसको बोलते हैं जो लेटर लिख के भेज रहा है हमें, और रिसीवर उसको बोलते हैं जो उस लेटर को रिसीव कर रहा है। क्लियर है? टॉम रिसीव कर रहा है, लिखने वाले का आता पता नहीं है। तो यही पूछा गया है क्या मिसिंग है, सेंडर्स का एड्रेस मिसिंग है उसमें। क्लियर है? आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। सैम वांटेड टू अप्लाई फॉर अ जॉब, ही थॉट ऑफ राइटिंग अ कवर लेटर टू द कंपनी बट हिज फ्रेंड सजेस्टेड टू अटैच डैश विद द कवर लेटर। इन्हें में समझते हैं। सैम एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है और वो सोचता है कि मैं कंपनी को कवर लेटर भेजता हूँ,
कवर लेटर में आपकी सारी डिटेल्स एकदम एक्सप्लेनेशन में होती है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर में, ठीक है। बट उसका एक फ्रेंड होता है, वो बोलता है कि भाई कवर लेटर के साथ साथ आपको एक और चीज़ लगानी चाहिए। वही पूछिए कि क्या लगानी चाहिए कवर लेटर के साथ, हमें क्या अटैच करना चाहिए। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ब्रोशर, ऑप्शन ए ब्रोशर, ऑप्शन बी लीव यानी कि छुट्टी, ऑप्शन सी फॉर्मल यानी कि औपचारिक, ऑप्शन डी रेज्यूमे। ब्रोशर बेसिकली एक बुकलेट होती है जो किसी की डिटेल देती है किसी भी चीज़ के, तो इसके तो ये ऑप्शन होता ही नहीं ऑप्शन है। ऑप्शन बी लीव यानी कि छुट्टी, छुट्टी भी नहीं लगानी चाहिए भाई, नौकरी मिली नहीं उससे पहले छुट्टी का मतलब नहीं है। ऑप्शन सी फॉर्मल यानी कि औपचारिक, भी कोई मेल नहीं खा रहा इससे। रेज्यूमे, ऑप्शन डी रेज्यूमे, ये हमने पढ़ा भी था चैप्टर। रेज्यूमे यानी कि आपका बायोडेटा, उसमें आपकी सारी प्रोफेशनल जानकारी होती है, और जब भी आप नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं ये सबसे मेन चीज़ है। आप कभी भी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाएँ, रेज्यूमे अपने साथ ज़रूर कैरी करें। इसमें सारी आपकी प्रोफेशनल डिटेल्स होती हैं, आपका नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी कितनी एजुकेशन हो चुकी है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो कितने साल का एक्सपीरियंस है, किस कंपनी का एक्सपीरियंस, सारी चीज़ मेंशन होती है। जॉब के लिए ही बनाया जाता है, जॉब जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं उसके लिए रेज्यूमे हमेशा कैरी करके चलें। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आइए अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सबसे पहले वर्बल कम्युनिकेशन जो बोल के किया गया कम्युनिकेशन हो जाए, या फिर रिटन में लिखित में किया गया कम्युनिकेशन, उसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। क्लियर है। अब इधर पूछा गया नॉन वर्बल, तो नॉर्मल सी बात है, वर्बल अगर बोल के या लिख के कम्युनिकेशन है तो नॉन वर्बल उसका उल्टा होगा। बिना बोले या बिना लिखे किया गया कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो इसमें पूछा गया है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से में जो ये ऑप्शन है, ठीक है, इसमें से किस ऑप्शन का संबंध नहीं है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से। तो आइए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए ईमेल, ऑप्शन बी आई कांटेक्ट, ऑप्शन सी हैंड मूवमेंट्स, ऑप्शन डी फेशियल एक्सप्रेशन। तो देखिए नॉन वर्बल मैंने बताया बिना बोले और बिना लिखे किया गया संवाद कहलाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो बिना लिखे तो भाई आई कांटेक्ट हो गया, एक तो आप आँखों के इशारों से भी बात कर सकते हैं, किसी तक मैसेज पहुंचा सकते हैं। हैंड मूवमेंट्स, भाई हाथों को हिला के भी आप इशारे कर सकते हैं, जैसे स्टॉप करना हो तो आप सामने एकदम अपनी हथेली दिखाएंगे सामने वाले को, भाई रुक जाओ, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन, भाई फेशियल एक्सप्रेशन से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप एकदम ही बिना बोले आप अपना मुंह एकदम, भाई एकदम गुस्से वाला मुंह कर लो तो समझ जाएगा सामने वाला कि इसको गुस्सा आ रहा है। तो ये तीनों ऑप्शन हो गए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से रिलेटेड। और पूछा गया है कि भाई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन ऑप्शन में से कौन सा नहीं है, कौन सा ऑप्शन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन देखा जाए तो ईमेल, ईमेल यानी कि रिटर्न कम्युनिकेशन हो गया, क्योंकि ईमेल में भी आप टाइप करेंगे जब भी तो ईमेल भेजेंगे ना सामने वाले को, तो टाइप यानी कि रिटर्न। क्लियर है। तो ईमेल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा नहीं है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। शाउटिंग शोज वी आर एंग्री। क्लियर है। टॉकिंग वेरी स्लोली shows we are tired or sleepy. Which part of non-verbal communication helps us understand this? तो देखिए हिंदी में समझते हैं भाई, जब हम गुस्से में होते हैं तो हम चिल्लाते हैं, शाउटिंग मतलब चिल्लाना, एंग्री मतलब गुस्सा होना। क्लियर है। टॉकिंग वेरी स्लोली शोज वी आर टायर्ड और स्लीपी। अगर हम टॉकिंग मतलब बात करना, वेरी स्लोली मतलब धीरे धीरे बात करना, बहुत ही धीरे बात करना, इससे क्या लगता है कि भाई सामने वाला या तो टायर्ड यानी कि थका हुआ है, या फिर स्लीपी है यानी कि उसे नींद आ रही है, टायर्ड और स्लीपी। ठीक है। धीरे बात करेंगे तो आप भी धीरे कभी बात करते हो तो या तो आपको बुखार होता है जब आप धीरे बात करते हैं, या फिर आप बोर, या फिर वही नींद आ रही होती है जब आप धीरे बात करते हैं। तो आगे पूछा गया विच पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस। तो कौन से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से हमें पता चलेगा कि
भाई ये चीज़ें समझने को मिलेगी हमें। तो देखिए स्माइल, ऑप्शन ए दे रखा है स्माइल यानी कि खुशी, चेहरे पे मुस्कुराहट। तो इससे तो पता नहीं चलेगा भाई गुस्से की बात हो रही है तो स्माइल तो आएगा नहीं, नॉर्मल सी बात है। ऑप्शन बी हैंड मूवमेंट्स, उससे भी कुछ लेना देना है नहीं गुस्से और भाई बोर होने का। ऑप्शन सी टोन ऑफ वॉइस। ऑप्शन डी आई मूवमेंट्स, आई मूवमेंट मतलब आंखों से बातचीत करना। ठीक है, तो देखिए इसका भी कुछ लेना देना है। ऑप्शन सी पे आता है टोन ऑफ वॉइस, मतलब बोलने का लहजा, आपकी आवाज़ का लहजा। तो जब आप गुस्से में होते हैं तो आप चिल्ला के बात करते हैं, तो आपका जो टोन मतलब लहजा, वॉइस मतलब आवाज़। तो गुस्से में आप बात कर रहे हैं तो मतलब तेज़ बात करेंगे, गुस्सा आ रहा है तो आपको। ठीक है, अगर आप बीमार हैं, बोर हो रहे हैं तो आप क्या एकदम धीरे धीरे बात करेंगे। तो यही है टोन ऑफ वॉइस, यानी कि बोलने का लहजा, आवाज़ का लहजा। तो आवाज़ के लहजे से ही हमें पता चलेगा कि भाई सामने वाला गुस्सा है या फिर बोर हो रहा है या फिर उसको नींद आ रही है। क्लियर है? तो ऑप्शन 17 का ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये एक नॉन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जिससे हमें पता चलता है कि सामने वाला गुस्सा है या फिर बोर हो रहा है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन योर सेल्फ एंड द अदर पर्सन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए, मतलब हिंदी में समझते हैं पहले। जब आप और आपसे दूर बैठा कोई व्यक्ति, मतलब एक ही रूम में कोई दूसरी जगह पे बैठा हुआ व्यक्ति बैठा हो तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए स्पैटियल डिस्टेंस, ऑप्शन बी रिलेशनशिप, ऑप्शन सी इनफॉर्मल, ऑप्शन सी क्लोज। देखिए रिलेशनशिप का मतलब कोई तुक नहीं बैठता इस क्वेश्चन के साथ। इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक, इसका भी कोई मतलब नहीं है। क्लोज यानी कि बंद, इसका भी कोई मतलब नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बात हो रही है, डिस्टेंस, आप इधर भी देख सकते हैं डिस्टेंस, स्पैटियल डिस्टेंस की बात हो रही है। मतलब आप बैठे हैं, आपसे कोई 2 फीट दूर बैठा है। क्लियर है? अब मैंने क्या बात कही, 2 फीट दूर बैठा है। तो जो 2 फीट की मैं बात कर रहा हूँ ना, इसी चीज़ को कहते हैं स्पैटियल डिस्टेंस, मतलब जिस डिस्टेंस को नापा जा सके। जैसे वो मेरे सामने बैठा है लेकिन 2 फीट दूरी पे, तो उसी चीज़ को बोलते हैं स्पैटियल डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस को हम नाप सकें। क्लियर है? तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18th। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 19th। सैम्यूल meets his co-worker Jerry every day in office. When we are with a co-worker, we should not stand or sit dash to him. देखिए सैम्यूल एक लड़का है जो अपने ऑफिस में काम करता है, और वो ऑफिस में रोज़ अपने को वर्कर यानी कि सहकर्मी, ऑफिस में जो आपके साथ काम करते हैं उसे सहकर्मी बोलते हैं। और जो आप स्कूल में या अपने इंस्टीट्यूट में आपके दोस्त होते हैं उन्हें बोलते हैं सहपाठी, और ऑफिस में सेम कोवर्कर बोलते हैं, हिंदी में सहकर्मी, कलीग भी बोलते हैं। कोवर्कर के साथ साथ कलीग भी बोल सकते हैं। तो वो अपने सैमुअल अपने कलीग या कोवर्कर जेरी से हमेशा ऑफिस में मिलता है। और आगे बताया गया है वी आर व्हेन वी आर विद अ कोवर्कर, जब हम अपने कोवर्कर यानी कि अपने सहकर्मी के साथ हों, वी शुड नॉट स्टैंड और सिट डैश टू हिम, मतलब हमें डैश मतलब खालिस्तान दे रखा है, उनके साथ उठना और बैठना नहीं चाहिए। तो इसमें अब देखते हैं ऑप्शन ए कि क्या फिट हो सकता है। टू क्लोज, बहुत पास। क्लियर है? ऑप्शन बी वेरी फार, ऑप्शन सी मिनिमम डिस्टेंस, ऑप्शन डी नेवर। तो देखिए कभी भी आप ध्यान रखना, कभी भी आप किसी भी ऑफिस में ज्वाइन करें, आपके कोई दोस्त बने जिन्हें सहकर्मी बोला जाता है, तो उनके साथ आपको ऑफिस में कभी भी एकदम पास ना ही खड़ा होना है उनके साथ, ना ही बैठना है। क्योंकि मैनेजमेंट इस चीज़ का ध्यान देती है कि मतलब उनका ये चीज़ पे एकदम फोकस रहता है कि लोग एकदम पास ना बैठें। अगर आप बैठेंगे तो आपका नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा। तो हमेशा आपको थोड़ी सी दूरी बना के रखनी पड़ेगी, चाहे वो क्यों ना कि आपका कितना ही क्लोज कोवर्कर हो, सहकर्मी हो, बट आपको एकदम साथ बैठना नहीं है, खड़ा भी नहीं होना चाहिए, एक दूरी बना के रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। चेरी इज़ गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, व्हाट शुड शी नॉट डू। चेरी इंटरव्यू के लिए जा रही है, उसे क्या नहीं करना चाहिए इंटरव्यू में?
या फिर इंटरव्यू से पहले। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। वियर फॉर्मल ड्रेस, भाई फॉर्मल ड्रेस पहन के जाए, करेक्ट ऑप्शन है। टेक हर रेज्यूमे, रेज्यूमे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो रेज्यूमे होना चाहिए, ये भी लेकर जाना है। वेयर क्लीन क्लोथ्स, साफ कपड़े पहने। फॉर्मल ड्रेस यानी कि पैंट शर्ट, औपचारिक ड्रेस बोलते हैं इसको, औपचारिक वस्त्र, पैंट और शर्ट। ठीक है, ये नहीं कि टी शर्ट में चले गए, जीन्स में चले गए, चप्पल में चले गए, ये नहीं करना है आपको। अच्छे से क्लीन शर्ट पहननी है, क्लीन पैंट पहननी है, ट्राउज़र मतलब लाइट शर्ट हो, डार्क पैंट हो और जूते हों। क्लियर है। अब ये तीनों चीज़ें करनी चाहिए इसको। अब क्या नहीं करना चाहिए, अप्लाई टू मच मेकअप और परफ्यूम। या ऑफिस में जा रहे हैं, ठीक है, आपको परफ्यूम मारना है, हल्का सा मार के जाइए, बट ज़्यादा परफ्यूम मत लगाना, कभी अच्छा नहीं लगता है। और मेकअप भी नहीं करके जाना है, क्योंकि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन रखें। तो इसमें यही पूछा गया कि उसे क्या नहीं करना चाहिए इंटरव्यू में जाते वक्त। ठीक है, तो उसको ज़्यादा मेकअप नहीं लगाना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, कि मेकअप और परफ्यूम ज़्यादा मात्रा में नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए क्लास इतना ही काफ़ी है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल के पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।